बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हमारे पास पहला आर्टिकल है एड्रेसिंग फॉरेन पॉलिसी एंड डोमेस्टिक चैलेंजेस। ये एक्सप्रेस ट्राइब्यून का एडिटोरियल है, तलत मसूद ने लिखा है, जो कि पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इसमें जो चीज़ें डिस्कस करेंगी उनमें शामिल है कि यूएस और वेस्ट ने गज़ा वार के ऊपर अपना क्या रिएक्शन दिया है, वो इसराइल को क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं से रेस्ट्रेन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो डिस्कस की गई है डिपेंडेंस ऑफ मुस्लिम कंट्रीज ऑन यूएस, कि मुस्लिम कंट्रीज जो है अपनी इकॉनमी के लिए, मिलिट्री एड के लिए, हर चीज़ के लिए यूएस और वेस्ट पे डिपेंडेंट हैं। तो इसकी वजह से उनके फॉरेन पॉलिसी पे जो है क्या असरात मुरतब होते हैं वो बात करेंगे। और मुस्लिम कंट्रीज जो है वो सेल्फ रिलायबल बनने के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए, खुद इंसारी के लिए वो क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो कि वो किस तरह से अपनी इकॉनमी के लिए, इंडस्ट्री के लिए और मिलिट्री के लेवल पे वो कितनी अपने लिए इंडिपेंडेंस वो पैदा कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं चीज़ों मुख्तलिफ सेक्टर्स में, ताकि उनकी वेस्ट और यूएस पर डिपेंडेंस कम से कम हो सके और वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में आज़ाद हो सकें। और जो दूसरा हमारे पास आर्टिकल है वो है लीकी बकेट्स। ज़रार खुर्दो ने लिखा है, ये बेसिकली है डांस का आर्टिकल, एडिटोरियल है। इसमें पाकिस्तान की आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंस के बारे में बात की कि पाकिस्तान आईएमएफ पे कितना डिपेंडेंट है, और मतलब पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम पे ही तकरीबन चल रहा है। इसके अलावा टैक्स सेक्टर के चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल स्मगलिंग हो गई, गैर कानूनी तजारत, ये प्रोडक्शन जो रियल इस्टेट प्रोडक्शन, उसके बारे में इसमें बात की गई है। वीट स्कैंडल जो भी पाकिस्तान में चल रहा है, वीट क्राइसिस, उसको डिस्कस किया गया यहाँ पे, काफ़ी ब्रीफली उसको डिस्कस किया गया है। इसके अलावा रियल इस्टेट की वजह से हमारी इकोनॉमी को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं वो उसमें बात की गई है। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में किस तरह से हो रही है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इन दोनों एडिटोरियल्स को आप रिलेट कर सकते हो पाकिस्तान अफेयर्स के साथ, इंटरनेशनल रिलेशन के साथ भी समाव आप कर सकते हो रिलेट इनको, और जनरल नॉलेज के साथ भी आप इनको रिलेट कर सकते हो सीएसएस में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और जो क्वेश्चन हम पूछते हैं हर एडिटोरियल के एंड पे, हर सेक्शन के एंड पे, उसका जवाब जो है आप लाजमी दें इसमें कमेंट सेक्शन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़लिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लइबन व लहवन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया and leave those who take their religion as amusement and diversion and whom the worldly life has deluded। और उन लोगों को छोड़ दें जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा, दिल लगी बना लिया है, और उन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखा दिया, और उसके साथ नसीहत कर कि कोई जान इसके बदले हलाकर में ना डाल दी जाए। यानी इस कुरान के ज़रिए से नसीहत कर कि कोई जान हलाकर में ना डाल दी जाए, कोई इससे बचाया जा सके। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया है, अपने नबी को फरमाया है कि उन लोगों को छोड़ दें जो उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें जो दीन इस्लाम का मजाक उड़ाते रहते हैं। दुनिया की ज़िंदगी में उनको जो ऐश-इशरत दी गई है उसकी वजह से वो धोखे में पड़े हुए हैं और अपने आप को हिदायत पर समझ रहे हैं। उनको उनके हाल पर छोड़ दें, लेकिन उसके साथ साथ नसीहत भी करते रहें कि कोई शख्स जो है अपने अंजाम, बुरे अंजाम तक मौत ना पहुँच जाए, शायद उसको कहीं ना कहीं मौका मिल जाए कि वो अपने आप को सुधार सके। जो बेसिक ये इसमें बात की, क्योंकि दीन अल्लाह व लाइबम बनाने का क्या मतलब है, उसको अल्लाह व लाइब बनाने का दीन को क्या मतलब है कि दीन का मजाक उड़ाना। असल में ये थी कुफार मक्का के बारे में और अहले किताब के बारे में ये आयत लगती है किस तरह के वो दीन इस्लाम का मजाक उड़ाते थे। लेकिन अगर आज भी देखें तो ऐसे लोग बहुत से मौजूद हैं, ख़ुद मुसलमान होने का नाम अपना उनका मुसलमान फ़ौरन वाले नाम रखे हुए हैं, लेकिन उनके काम यही है कि वो दीन इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। दीन इस्लाम के शायर का, नमाज और रोज़े का, इसके अलावा इस्लामी हुलिये का, लिबास का, दाढ़ी का वो काफ़ी हद तक मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को उनकी जो दुनिया की ज़िंदगी में उनको ऐश इशरत दी गई है उसने धोखे में डाल रखा है, और वो समझ रहे हैं कि वो राह हक पर हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी एंड डोमेस्टिक चैलेंजेस, कि पाकिस्तान की को फॉरेन पॉलिसी में क्या इशू दरपेश हैं, और डोमेस्टिक लेवल पे पाकिस्तान को अंदरूनी जो हैं वो क्या मुश्किलात दरपेश हैं। इसमें हम जो पहले शुरू करते हैं कि रिएक्शन ऑफ वर्ल्ड पावर्स ऑन गज़ा। गज़ा के ऊपर जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनका क्या रिएक्शन था। अगर देखें
तो ये जो इनका इसका रिस्पांस है वर्ल्ड पावर्स का, ये काफ़ी अरसे से ये मेन टॉपिक बना हुआ न्यूज़ पेपर्स का कि इसराइल जिस तरह से वहाँ पे जो कुछ भी कर रहा है इस गज़ा के अंदर, जो एक उसने एक बर्बरियत का सिलसिला शुरू कर रखा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया का ज़मीर जो है वो उसने जोड़ कर रख दिया है, सिवाय यूएस और वेस्टर्न के, कि वो अभी तक जो है वो इसराइल को ही सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम कंट्रीज़ का बात करें तो इनका भी रिस्पांस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, वो भी हाफ हार्टेड, एक बेदिली से उन्होंने इस पर रिस्पांस दिया है। अपने तमाम तर उनके जो है मफादात हैं वेस्ट के साथ, यूएस के साथ, उनकी वजह से वो उसका खुल के उन्होंने जो है इनकार नहीं किया। अरब सिटीजन का देखें तो उनका भी वहाँ पे पब्लिक है वो तो काफ़ी सपोर्टिव है गजा के लिए, लेकिन उनके गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने उनको काफ़ी रिप्रेस रखा हुआ है, तो वो खुल के इसके बारे में कोई जो है प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर सके, अपनी अपनी जो उनकी उसके बारे में जो उनके सेंटिमेंट्स थे उसका इजहार वो नहीं कर पाए अपनी गवर्नमेंट के रिप्रेशन की वजह से। इंडिया का देखें तो इंडिया से हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि मोदी ने जो कुछ वहाँ पे गुजरात में किया था, उनकी स्टेट में मतलब जो कुछ उन्होंने मुसलमानों के साथ वहाँ पे किया, अभी देखें तो इलेक्शन में जो मोदी साहब जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से एंटी मुस्लिम स्पीच कर रहे हैं, तो उनसे आप एक्सपेक्ट यही कर सकते हो कि वो इसराइल को सपोर्ट करेंगे, वो पैलेस्टीनियंस को किसी हद तक भी वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उन्होंने इसराइल को ही सपोर्ट किया है। पाकिस्तान की एफर्ट्स के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उन्होंने इस इशू को काफ़ी जो है वो रेज किया, इसके बारे में काफ़ी उन्होंने आवाज़ उठाई है और मुसलमानों की फीलिंग्स जो हैं वो वहाँ तक पहुँचाई हैं कि क्या सेंटिमेंट्स हैं मुसलमानों के गज़ा के बारे में। लेकिन इसका इसराइल के ऊपर, इसराइल की जो वहाँ पे कैंपेन चल रही है, एक जेनोसाइड कैंपेन चल रही है, उस पर इसका कोई असर नज़र नहीं आया। यूएस और वेस्टर्न जो है ये इनकी सपोर्ट की वजह से इसराइल को ये सपोर्ट कर रहे हैं, उसी की वजह से इसराइल का कॉन्फिडेंस जो है अपने सारे जो गैर इंसानी और एक बर्बरियत उसकी वाली उसकी जो पॉलिसी है उसमें अभी तक उसका कॉन्फिडेंस वो मेंटेन है, उस पर अभी तक डाटा हुआ है। तो ये वेस्ट का जो एक मुसलमानों के खिलाफ उनका एक माइंड सेट है, उनकी जहनीत है मुसलमानों के खिलाफ, उसकी भी अक्कासी करती है। लेकिन अगर उनकी पब्लिक की बात करें इन तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो वो फॉर एग्जांपल यूएस की बात कर लें या बाकी कंट्रीज़ में, तो वो उनकी पब्लिक जो है वो इनकी पॉलिसियों के साथ जो है आउट ऑफ स्टेप है, उनके साथ मैच नहीं कर रहे, उनकी पॉलिसी, उनकी जो पब्लिक की सोच है वो इनकी पॉलिसियों से मैच नहीं कर रही, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट जो है चल रहे हैं। आप यूएस में देख सकते हैं, यूएस की यूनिवर्सिटी कैंपस पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनके बारे में आप जानते ही होंगे, तो वो इसी वजह से हैं कि वो उनकी पब्लिक जो है उनकी पॉलिसियों से खुश नहीं है। यूएस जो है वो सऊदी अरबिया और ईरान को तकरीबन एक ही अलायंस वाले सीन में लेके आ रहा है, जिस तरह से वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे, अभी वो इसी तरह से सऊदी अरबिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। किस वजह से? ताकि वो ईरान को आइसोलेट कर सकें। सऊदी अरबिया उसकी भी ईरान के साथ काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स हैं, और इसराइल जो है उसकी तो लाजमी बात है इसराइल के साथ काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो वो ईरान को आइसोलेट करने के लिए सऊदी अरबिया और इसराइल के करीब जा रहा है यूएस। तो यो असल में वो सऊदी अरबिया को बिल्कुल वेस्टर्न कैंप की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ईरान की इकॉनमी को, उसकी डिप्लोमेसी को वो स्क्वीज कर सकें, उसको कम से कम जो है उसका असर वो कर सकें। और पाकिस्तान भी प्रेशर डाल रहे हैं कि ईरान के साथ किसी किस्म की इकॉनमी का स्ट्रेटेजिक जो है अलायंस में शामिल ना हो। मुस्लिम कंट्रीज़ को देखें तो ये बिल्कुल डिपेंडेंट है यूएस और उसके वेस्ट के ऊपर और चाइना के ऊपर, अपनी तमाम टेक्नोलॉजी के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए आप देख लें, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस वगैरह के लिए, मिलिट्री सपोर्ट के लिए, ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो वेस्ट के ऊपर और यूएस और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आज़ाद नहीं है। उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इन्हीं कंट्रीज़ के इंटरेस्ट के हिसाब से चल रही है। अब पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान जो है बेसिकली इसमें इकॉनमी के इशूज़ आपके सबके सामने हैं। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो यूएस के मुताबिक हमारी चल रही है। ऑलमोस्ट यूएस के इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो सेम नज़र आ रहे हैं। तो मुस्लिम कंट्रीज़ को चाहिए कि वो अपने जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं उनको स्ट्रेंथन करें, उनको पावरफुल बनाएं, और इकॉनमी और वो उसको भी मजबूत बनाएं, और साथ साथ लिंकेजेस जो हैं, आप बायलैटरल रिलेशंस हो गए, मल्टीलैटरल रिलेशंस हो गए, वो अपने रीजन के अंदर और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ और दूसरी कंट्रीज़, उनके साथ वो इम्प्रूव करें। अगर ऐसा नहीं करते तो हमेशा से ऐसी मेजर पावर्स के वो अंडर ही रहेंगे, उनकी उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो डिक्टेटेड रहेंगी ऐसी पावर्स की फोर्स की वजह से। सऊदी अरबिया और यूएई की बात करें तो ये काफ़ी सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं।
लेकिन इसको भी टाइम लगेगा। सऊदी अरेबिया की बात करें तो उसने रीजनल कोऑपरेशन में काफ़ी जो है एफर्ट्स किए हैं। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पे भी कंट्री जो है उनकी विजन 2030 के हिसाब से वो भी राइज कर रही है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं और इसको वेस्टर्न जो सिस्टम था, वेस्टर्न एडवांस सिस्टम उनके मुताबिक वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। और अपनी बहुत ही कम ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इस तरह के मनूज में शामिल हैं। तुर्की की टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, केमिकल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा मशीन मैन्युफैक्चरिंग में वो काफ़ी जो है इनसाइट्स रखते हैं। मलेशिया इंडोनेशिया में की बात करें तो ये इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे जा रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ के हिसाब से। मलेशियन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंडोनेशिया को कर रहे हैं और इंडोनेशियन जो है मलेशिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मलेशियन एक्सपोर्ट में रिफाइंड पेट्रोलियम हो गई, एथाइलिन पॉलीमर, ये प्लास्टिक के जो टायर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हो गई, मशीनरी, क्रूड पेट्रोलियम और इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी जो कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडोनेशिया जो है वो भी रिफाइंड पेट्रोलियम और फैटी एसिड जो है बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए भी पाम ऑयल जो है वो ज़्यादातर सऊदी अरेबिया मलेशिया से ही आता है। पाकिस्तान को भी अपनी प्रोग्रेस के लिए अब स्टेप लेने की ज़रूरत है। अपनी डिफेंस में वो काफ़ी और सिक्योरिटी के हिसाब से तो काफ़ी बेहतर चल रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल लेवल पे भी उनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मशीन और हमारे जो सिस्टम में चल रही मशीन्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऑब्सलीट हो गया, वो काफ़ी पुराना है, अभी यूजेबल वो नहीं रहा। अगर उनको नए परचेज करते हैं तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है। प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं आएगी तो हमारे पास कैपिटल नहीं आएगा। तो पाकिस्तानी जो लीडरशिप है उसको भी फोकस करना चाहिए इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करने में और उनको इम्प्रूव करने में, इनके मॉडर्नाइजेशन में। पाकिस्तान जो है वो उसको अपना स्ट्रेटेजिक जो उसकी इंपॉर्टेंस है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। क्या वजह है? उसकी वजह एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस में अच्छे रिलेशन ना होना, और दूसरी वजह पाकिस्तान और इंडिया के आपस में अच्छे रिलेशन ना होना। इंडिया के साथ बात करें तो पाकिस्तान जो है एडवर्स रिलेशन चल रहा है पाकिस्तान के उनके साथ, काफ़ी ताल्लुकात ख़राब हैं। और जो पाकिस्तान के अफगानिस्तान बॉर्डर पे देख सकते हैं सिक्योरिटी के काफ़ी क्राइसिस चल रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की चाइना के साथ ट्रेड, पाकिस्तान का बहुत ही स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनर है, लेकिन अभी तक उनके साथ हमारी ट्रेड जो है वो काफ़ी कम है। तो कोई एफर्ट नहीं की जा रही कि इस ट्रेड को इम्प्रूव किया जा सके, इसको इन्हांस किया जाए, इसको ज़्यादा बढ़ाया जा सके, इस पर भी कोई एफर्ट्स नहीं चल रही। इसके अलावा वेस्टर्न बॉर्डर पे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ हमारी ट्रेड को जो है ऑप्टिमाइज किया जाना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाना चाहिए वहाँ से, क्योंकि पॉसिबल है। वाह खान की पट्टी के ज़रिए, उसके अलावा अफगानिस्तान के ज़रिए ट्रेड काफ़ी हद तक हमारी पॉसिबल है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ, तो उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही अपने जो हैं अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहा है, जियो स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल को, अपने इन्हीं झगड़ों की वजह से। अगर अपने आप को अपने साथ जो है रिलेशन इंप्रूव कर लें तो इससे बच सकते हैं। पाकिस्तान के गवर्नमेंट को अपने प्रेजेंट चैलेंजेस पे काबू पाना चाहिए। किस तरह से ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाई जाए और डोमेस्टिक पॉलिसी जो है अपने अंदर इंटरनल पॉलिसी इस तरह से बनाई जाए कि वो लोगों के भलाई के ऊपर मुनहसर हो, उनका बेसिक जो है वो वेल बीइंग ऑफ पीपल और प्रॉस्पेरिटी हो। तो ऐसा करने से हमारी आवाम जो है वो खुशहाल होगी। जब आवाम खुशहाल होती है तो लाजमी बात है गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती हैं। क्वेश्चन हमारा हुआ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का नाम आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। लीकी बकेट्स जरार खुर्द ने लिखा पाकिस्तान डिपेंडेंस ऑन IMF। पाकिस्तान के IMF पे कितना डिपेंडेंट है, पाकिस्तान को चैलेंजेस क्या हैं टैक्स सेक्टर में, और वीट स्कैंडल के बारे में एक ब्रीफ सी डिस्कशन इसमें की गई है। अब देखें तो जब भी पाकिस्तान को IMF से कोई प्रोग्राम लेने का पाकिस्तान शुरू करता है तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये आवाज़ें उतना शुरू हो जाती हैं। हमेशा ऐसा चले आ रहा है कि अभी ये लास्ट टाइम है, हम कभी इसके बाद दोबारा कभी नहीं लेंगे, हम रिफॉर्म्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और हमेशा यही बताया जाता है कि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद हमारा ये सारी गेम जो है चेंज हो जाएगी, हमें IMF की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो राइटर यहाँ पे काफ़ी जो है वो एक इसमें मज़ाही अंदाज में उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं कि अगर हमारे पास IMF की ये सारी बातें सुनने के लिए कि हमें IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये सारा सुनने के लिए हमें $1 भी मिलता तो हमारे पास हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत ना पड़ती, हमारे पास काफ़ी सारा फरमाया कैपिटल इकट्ठा हो जाता। उन्होंने काफ़ी इस चीज़ का मजाक उड़ाया पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर इस चीज़ का कि हर बार जो है ये एक ही रोटेरिक एक ही नज़म को दोहराते रहते हैं।
टैक्स सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान के टैक्स सेक्टर जो है उसको इनएफिशिएंट और अनफेयर जो है करार दिया गया। ये ना तो एक रिलायबल है और ना ही ये इंसाफ इसमें है, इक्वलिटी इसमें नहीं पाई जा रही। इसके अलावा टैक्स इवेजन्स के टैक्स से बचाव के लिए जो तरीक़ेकार अख्तियार किए जाते हैं, टैक्स लोग नहीं देते। स्मगलिंग हो गई कि जो ट्रेड की जाती है क्रॉस द बॉर्डर, उस पर टैक्सेस नहीं अदा किए जाते। इलीगल ट्रेड, चाय की देखें, टायर्स की, ऑटो लुब्रिकेंट्स की, फार्मास्यूटिकल, बहुत सी ऐसी लंबी लिस्ट है इन चीज़ों की, सिगरेट्स वगैरह हो गई, तो ये स्मगलिंग में आती है। इन पर टैक्स वो नहीं देते। इसके अलावा अगर देखें तो रियल इस्टेट का बिजनेस, इस पर राइटर ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। रियल स्टेट का सेक्टर जो है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह सेक्टर साबित हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। इप्सोस की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबली जो है इस मुख्तलिफ सर्विस करती है, उनकी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। तो इप्सोस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना टैक्स वीकेंड के कितना पाकिस्तान को टैक्स मिल सकता था, लेकिन वो नहीं दिया गया। वो तकरीबन 956 बिलियन रुपए है। 956 बिलियन रुपए, ये एक बहुत बड़ा फिगर है। और इसका सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो रियल इस्टेट में है कि रियल इस्टेट की जितनी भी, रियल इस्टेट क्या होती है, ये जो ज़मीनों के लेन देन है। आप सिंपली आपको बताते हैं कि लोग प्लाट लेते हैं, उनको खरीदते हैं, बेचते हैं, इसको रियल इस्टेट कहते हैं, सिंपली आपको बताएं तो इसमें टैक्स इतना आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में ये रियल इस्टेट का बिजनेस कितना ज़्यादा चल रहा है। आपकी देखें ज़मीनों की कीमत कितनी ज़्यादा, कमर्शियल ज़मीन की कीमत और बजाय से दूसरी जो डोमेस्टिक ज़मीन की कीमत कितनी बढ़ चुकी है पाकिस्तान के अंदर। तो उस पर टैक्स लोग अदा नहीं करते, तो ये एक टैक्स विजन का बहुत बड़ा जरिया है। तो ये टैक्स लगाए भी जाते हैं पाकिस्तान में, तो उसका वो पहले से बर्डन लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरीड क्लास हो गई, उन पे ऊपर टैक्स लगा दी जाती है, पहले से काफ़ी बर्डन होते हैं। और जिन पर टैक्स लगाने की ज़रूरत है, जो बड़े पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें या इंडस्ट्री के हिसाब से देखें, जो पावरफुल लोग हैं उनके ऊपर कोई टैक्स अदा नहीं लगाया जाता। अगर वो कोई टैक्स पे भी करते हैं तो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स उन पर कोई लागू नहीं होता। पॉलिसी जो बनाई जाती हैं वो भी रियलिटी से काफ़ी हटके होती हैं, कैलकुलेशंस पे होती हैं, वो जो है ग्राउंड फैक्ट्स के ऊपर नहीं बनाई जाती। पाकिस्तान में अगर टैक्सेस की बात करें तो टैक्स जो है ऐसे प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाते हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स, ये सोच कर कि अगर इन पर टैक्स लगेगा तो इनकी कंजप्शन कम हो जाएगी। अगर कंजप्शन कम होगी तो टैक्स थोड़ा सा वो बढ़ा देंगे, तो इसकी वजह से जो रिडक्शन होगी कंजप्शन में, मतलब जितनी वो चीज़ इस्तेमाल होगी उसमें जितनी कमी आएगी महंगाई की बढ़ने की वजह से, वो ज़्यादा टैक्स के अदा करने की वजह से वो बराबर हो जाएगी। तो ये सोच के वो टैक्स लगाते हैं। अगर ये देखें तो सिगरेट के ऊपर इस तरह के टैक्स लगाते हैं, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि स्मोकर जो हैं वो स्मोकिंग छोड़ देंगे, लेकिन ये तब छोड़ेंगे जब उनके पास जो है मज़ीद प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे उनको सस्ते। अब स्मगलिंग की बात करें, सिगरेट की स्मगलिंग की, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो है स्मगल्ड जो ब्रांड्स हैं वो पाए जा रहे हैं सिगरेट के, जो कि पाकिस्तान के अपनी जो है जिसके ऊपर टैक्स लागू है उनसे कहीं सस्ते मिल रहे हैं उनको। तो उनके लिए तो इसके ख़रीदना, कोई जो डोमेस्टिक हमारे प्रोडक्ट्स उनको ख़रीदना उनके लिए कोई उसको वो इंटरेस्ट इसमें नहीं रखते। वो स्मगल्ड ब्रांड जो उनको, फॉर एग्जांपल ये सिगरेट का ब्रांड होगा मिलेनूस, उनको मिल जाता है। इसके अलावा पाइंस जो आ रहा है, पाइंस एक सिगरेट का ब्रांड है, इसके अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान स्मगल हो रहा है, तो वो उनको काफ़ी सस्ता पड़ता है, उसको ख़रीद रहे हैं। इस तरह के स्मगल गुड्स जो अक्सर पकड़े जाते हैं, लेकिन इनकी कोई सप्लाई पे कोई अच्छा खासा इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर देखें तो टैक्स लगाने की जो ज़रूरत है हमें, बेसिकली वो राइटर कहते हैं कि कार्बोनेटेड ड्रिंक से टैक्स लगाने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट रखने वाले होते हैं। और पाकिस्तान में डायबिटीज़ की जो रेट बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए इन पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। लेकिन जो देखें तो ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो उसी कैटेगरी में रखे गए हैं जिसमें जो है फ्रूट ड्रिंक्स और फ्रूट जूसेस रखे गए हैं। अगर फॉर एग्जांपल अब हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पे टैक्स लगाते हैं तो उसका क्या होगा, उनकी कीमत बढ़ेगी तो उसी कैटेगरी में जो फ्रूट जूसेस हैं उनकी कीमत बढ़ जाएगी। फ्रूट जूसेस की कीमत बढ़ेगी तो फ्रूट की प्रोक्योरमेंट में, ख़रीदने में जो है वो कमी आ जाएगी, क्योंकि उनकी कीमत बढ़ जाएगी। तो इसका नुकसान जो है इनडायरेक्टली फार्मर्स को होगा। जिस तरह से अभी वीट स्कैंडल जो पाकिस्तान में अभी ज़ाहिर हुआ है उसमें फार्मर्स का इसी तरह से नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान ने ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो वीट जो है पाकिस्तान में मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान की केयर टेकर गवर्नमेंट में तकरीबन 3.5 मिलियन टन जो है वीट गंदम जो है वो इंपोर्ट कर ली। तो पहले से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वीट इस तरह से मौजूद थी, गंदम मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद ये गंदम इंपोर्ट की गई। पाकिस्तान में जो है इस साल गंदम की पैदावार पहले से ज़्यादा बताई जा रही थी। तो ये एक इनसफिशिएंट और अनथिंकेबल डिसीजन था उस गवर्नमेंट का, जिसमें अब करप्शन के भी चांसेस काफ़ी नज़र आ रहे हैं।
जिसकी वजह से सारे क्राइसिस अभी पाकिस्तान में राइज हो रहा है वीट स्कैंडल को लेके। तो इसकी वजह से नेक्स्ट देखें तो इसके वजह से मजीद क्राइसिस जो हैं वो पैदा होंगे। फॉर एग्जांपल कि लोग किसान जो हैं वो कम से कम जो है वो फसल उगाएंगे, फसल कम होगी तो जो वीट की प्रोडक्शन है वो कम होगी, तो हमें मज़ीद इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान नज़र आ रहा है। रियल स्टेट की राइटर ने बात की है, तो अगर यही फार्मर जो है अपनी ज़मीन बेच दें हाउसिंग सोसाइटियों को, तो इनके लिए एक बहुत ही मुनाफा बख्श जो है बिज़नेस बन सकता है, क्योंकि काफ़ी प्रॉफिटेबल है। और अक्सर लोग इसी तरह कर रहे हैं, जो अपनी एग्रीकल्चर लैंड थी उसको बेच रहे हैं हाउसिंग सोसाइटियों को, क्योंकि रियल स्टेट का जो बिज़नेस है तकरीबन अनरेगुलेटेड है। पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं लगाई गई, और लोग जितनी भी ग्रे और ब्लैक मनी है वो अपनी रियल स्टेट बिजनेस में रख रहे हैं, क्योंकि इस पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है प्रॉपर। ग्रे मनी क्या होती है? ग्रे मनी होती है जो टैक्स इवेजन से बचाने के लिए होती है, जिस पर टैक्स लागू होता है लेकिन उस पर लोग टैक्स नहीं देते, उसको ग्रे मनी कहते हैं। और ब्लैक मनी क्या होती है? जो करप्शन के जरिए, स्मगलिंग के जरिए या टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए जो मनी इस्तेमाल की जाती है, जो रुपए इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको ब्लैक मनी कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं और इनका किसी को पता भी नहीं चलता। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहले डिस्कस करते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है किसी भी कंट्री की इकॉनमी का, उसके अंदर उसकी इकॉनमी में इंडस्ट्री का कम हो जाना, इंडस्ट्रियल जो लेवल पे उसकी प्रोडक्शन है उसका कम हो जाना, रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो हमारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक्सपोर्ट की बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी स्टेट जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही है, इंडस्ट्रीज क्लोज हो रही हैं, प्रोडक्शन कम हो रही है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, दोनों कम हो रही हैं। जो ग्रोथ किसी भी कंट्री की होती है वो बेसिकली उसकी कंजप्शन पे, उसकी प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, लेकिन पाकिस्तान में ये काम उलट है। पाकिस्तान में कंजप्शन पे डिपेंड कर रही है पाकिस्तान की ग्रोथ, और वो भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन पे, तो जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी डाउनफॉल का शिकार है। गवर्नमेंट भी इसी चक्कर में लगी हुई है कि वो जो इम्पोर्टेड जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ें, उन्हीं पे ऊपर टैक्स कलेक्ट करते जाओ और अपनी रेवेन्यू बढ़ाते जाओ, और वो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर कोई प्रमोट उसको नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से लोग जो हैं वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उस इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के वो इम्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं अक्सर लोग, क्योंकि वो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, उसको रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक बनाने के लिए उनका काफ़ी जो है सरमाया खर्च हो जाता है। इसके अलावा टैक्स देखें, टैक्स सिस्टम अच्छा नहीं है, रेड टेपिज्म है, जितना भी सारा सिस्टम चल रहा है इसको जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान की इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स हमेशा से बढ़ती रहेंगी, और एक जो है क्राइसिस की सूरत हाल पाकिस्तान के लिए इसमें बनी रहेगी। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ स्मगलिंग, स्मगलिंग क्या होती है? इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें।